स्टार्ट करना है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लास्ट क्लास में हमने आपको कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में और कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में बताया था। कैपेसिटर की स्फेरिकल केस की बात की थी। आज हम लोग को पढ़ना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैसे एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे। ओके, अब हेडिंग क्या है हम लोग की? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और कौन सा कैपेसिटर है ये? विच टाइप ऑफ कैपेसिटर है? ये कैपेसिटर है स्फेरिकल, याद रखिएगा स्फेरिकल। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो इसका फार्मूला डेरिवेशन आता है फॉर ऑल टाइप ऑफ शेप कैपेसिटर इट फॉलोज और होल्ड्स। मतलब कि हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन ये जो फार्मूला इसका होगा सभी केस में फार्मूला सेम आता है, इसलिए हम कहते हैं कि वही फार्मूला सभी में होल्ड करेगा। अभी हमने कल बताया था आपको कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाई सी, Q बाई वी। तो कुछ लोगों को कल डाउट भी हुआ था कि भैया चार्ज पे और बी पोटेंशियल पे कहे नहीं डिपेंड करता है। हमने कल बताया था नहीं, डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल यूज्ड। किस मटेरियल? मटेरियल कौन सा है? कंडक्टर है, वो कितने कैपेसिटी का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो C इक्वल टू हमने कल पढ़ा था, देखिए C इक्वल टू Q बाई V। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, इसलिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर हमने देखिए बना हुआ है, बना लीजिएगा इसको। और इस पे हम मान लेते हैं कि अभी कोई भी चार्ज नहीं था, ये सिर्फ एक कंडक्टर था, तो इस कंडक्टर के बाहर भी चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। और इसकी देखिए चार्ज जीरो है, टी टाइम जब लेंगे, जब टी इक्वल टू जीरो था तब इसका चार्ज जीरो था, इसका पोटेंशियल जीरो था। क्या था पोटेंशियल? पोटेंशियल आल्सो जीरो। और लेकिन ध्यान रखिएगा चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए पहले भी इसकी कैपेसिटेंस कितना था इस मटेरियल का, क्योंकि मटेरियल तो हमने ले ही लिया, इसका कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं कि C है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए Q, कैपिटल Q चार्ज रखा है, तो पूरे चार्ज को तो इकट्ठा उठा के लाएंगे नहीं हम। तो पहले क्या करेंगे, इसको इस कैपिटल Q को DQ पार्ट में तोड़ लेंगे और यहाँ से उठा करके यहाँ पर क्या करना है, हमको कुछ वर्क डन लगा करके इस चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी से इस स्फेरिकल सरफेस पे लाना है, क्योंकि कहीं भी रखोगे वो सरफेस पे ही टहलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इंफिनिटी पॉइंट टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दिस टाइप ऑफ कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर पे हमको क्या करना है, चार्ज को लाना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ईच DQ एलिमेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू स्फीयर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी जितने भी चार्ज आके रखे जाएंगे वो सारे के सारे किस फॉर्म में स्टोर होंगे? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होंगे वो। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होंगे। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि T इक्वल टू जीरो था, अभी हमने आपको बताया, अभी T इक्वल टू जब जीरो था तो हमारा चार्ज इक्वल टू भी जीरो है, ये आपको लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी जीरो था। लेकिन अगर हम मान लें कि T इक्वल टू टी है, मतलब टी टाइम हो चुका, स्मॉल हमारा स्फीयर पे चार्ज कितना है, अभी ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि स्मॉल क्यू चार्ज उस पे आया, यानी स्मॉल क्यू चार्ज का मतलब DQ चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा। वो क्या होगा? मान लेते हैं कि V पोटेंशियल हो जाएगा, जीरो नहीं है, V होगा। और तीसरा केस मान लेते हैं कि जब T इंफिनिटी है, इंफिनिटी का मतलब लास्ट है, तो चार्ज कैपिटल Q होगा, पूरा का पूरा जब तक चार्ज लगेगा मान लेते हैं कि इंफिनिटी टाइम है। ठीक है,
या नेक्स्ट टाइम कुछ भी ले लो, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लीजिए। तो चार्ज टोटल कितना हुआ कैपिटल क्यू, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है C इक्वल टू होता है Q बाई V, पढ़ा है ना फार्मूले में कैपेसिटेंस Q बाई V। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि चार्ज कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। इसमें पोटेंशियल कितना होगा कि V इक्वल टू Q बाई C। अब एक चीज ध्यान देने की चीज है कि पहला केस जब T 0 था, Q 0 था, V 0 था, तब भी कैपेसिटेंस C था। दूसरे केस में भी कैपेसिटेंस C था, एंड इन द थर्ड केस आल्सो द कैपेसिटेंस इज C। ओके, अब देखिए वर्क डन टू ब्रिंग dq चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द स्फीयर, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा V इक्वल टू इनिशियल पॉइंट से इंफिनिटी पॉइंट पर, और आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला टर्म ऐसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या मिलेगी, पोटेंशियल वाले फार्मूले में जाओ, क्या होता है डेल्टा V, या ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे V इक्वल टू हम लिख सकते हैं dw बाई dq। ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू होती है। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर रखी गई देखिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको फार्मूला रखना है, वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल हमको पता हो गया, तो W इक्वल टू dw इक्वल टू क्या होता है, dw इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ रखा है, V इंटू dq होता है। वही वाले फार्मूले से कैलकुलेट किया है जो पहले हम लोगों ने फार्मूला लगाया था, ये वाला। तो dw इक्वल टू क्या होगा, ये टर्म 0 हो गया, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा हमको, v इंटू डी क्यू हो गया। v की वैल्यू हमारी कितनी है, एट टाइम t हम लोग ले रहे हैं अगर, इसकी वैल्यू q है, dq की वैल्यू कितनी है, सॉरी dq तो उतना ही रहेगा, v की वैल्यू यहाँ पर से उठाकर पुट करेंगे, v की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर q बाई सी हो सकता है, चार्ज इतना है, कुल कैपेसिटेंस इतना है, तो यहाँ पर q बाई सी है, तो q बाई सी इसकी वैल्यू रख दिया इंटू डी क्यू। अब क्या करेंगे, देखिए एक स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क डन इतना लगेगा, स्मॉल डी क्यू के लिए, मतलब जितने चार्ज डी क्यू पूरे चार्ज की वैल्यू है, एक उसका एलिमेंट डी क्यू जो है उसके वर्क डन हमको इतना मिला। अब हमको क्या करना है, पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने पे हमको टोटल वैल्यू इसकी मिल जाएगी। अब नॉर्मल सा वर्क है आपका, इसको आप आराम से कर सकते हो, इंटीग्रेशन करेंगे। चार्ज कहाँ से था, पहले 0 था, बाद में कैपिटल क्यू आ जा रहा था, क्यू बाई सी, सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, आपको बता चुके हैं कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई सी बाहर निकाल लेंगे, और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, क्यू डी क्यू, या जिसको बोलते हैं एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2, यही होती है ना। तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन के, तो कुछ हमको इस तरह से मिलेगा, एंड फाइनली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खुद से खत्म हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, हमने निकाला अभी W। W क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, डेल्टा U यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्क डन लेते हैं तो माइनस में होता है, और एक्सटर्नल वर्क के लिए बात करते हैं तो W एक्सटर्नल इन प्लस क्वांटिटी होता है। अभी हमने जो वर्क निकाला है वो कौन सा है, एक्सटर्नल वर्क डन निकाला है। कौन सा निकाला है, एक्सटर्नल वर्क डन, इंफिनिटी से स्फीयर पे ला रहे हैं। तो क्या होगा, 1/2 से, अब इसमें W की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या होगा, यानी W ही हमारा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था इसका। और डेल्टा U को हम क्या लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा ये बताओ कि इनिशियल में जब उस पर कोई चार्ज ही नहीं था तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, U फाइनल इक्वल टू 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फोल्ड फॉर द स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल, मतलब ईच टाइप ऑफ कैपेसिटर दिस फार्मूला होल्ड्स। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फार्मूला आया है, क्या आया है, U इक्वल टू आया है 1/2c
ऊपर क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बाई 2c आया है ना। अब स्पेरिकल के केस में अगर वैल्यू हम पुट कर दें कि सी कैपेसिटेंस हमने कल निकाला था, क्या आया था, यस्टरडे हम लोगों ने सी की वैल्यू पुट की थी 4/ε0r, इसमें सी की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा 2 × 4/ε0r q स्क्वायर, फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द वैल्यू दिस। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक टर्म और आता है, हमने वैल्यू कैलकुलेट किया क्यू और सी में। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आता है उसमें वैल्यू दिया है सी की वैल्यू और वी की वैल्यू, आप कैसे निकालोगे ना, इसमें क्या करेंगे, Q इक्वल टू सी वी लिख देंगे, तो Q इक्वल टू सी वी लिख देंगे, Q की जगह पर सी वी पुट करेंगे, इसमें जब तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमको ये। ठीक है, सी वी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी गया, और अब इसकी टर्म में आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, इसके टर्म में आ गया ये दूसरा फार्मूला, मतलब सेम चीज वही है, बस इन द टर्म चेंज हो गया है। अब हमको मान लेते हैं कि हमको कैपेसिटेंस भी नहीं दिया, सिर्फ हमको दिया है Q और V क्वेश्चन में, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो C बराबर Q बटे V लिख दें, फार्मूला हमको पता ही है। इसको जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरह से फार्मूला हमको मिलता है, देखिए ये C इक्वल टू क्यू वी के टर्म में, तो कैसे मिलता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी रख दें, तो C की जगह पर क्या रखा गया है क्यू बाई वी, और Q से Q गया यहाँ पे, और मिलेगा क्या 1/2 क्यू इंटू वी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिमिटेशन। देखिए जब स्पेरिकल कैपेसिटर को सबसे पहले स्टडी किया गया और उसमें बाद में कुछ खामियां आ गई जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन, उस लिमिटेशन को, उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग बाद में हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वो कमियां क्या थी, एक दो कमियां हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली इसकी जो ड्रॉबैक थी उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला ड्रॉबैक था कि वेरी लो कैपेसिटेंस। अब आपने 2 मीटर का कैपेसिटेंस निकाला था कल ना, अगर 1 मीटर का मान लें तो स्पेरिकल कैपेसिटर है, मान लीजिए 1 मीटर का एक कोई कैपेसिटर हमने बनाया, 1 मीटर बहुत बड़ी बात होती है, रेडियस 1 मीटर का मतलब समझ रहे होगे कितना होता है ना। तो 1 मीटर रेडियस का कोई कैपेसिटर बनाया जाए, यानी स्फीयर ले लिया जाए, उसकी कैपेसिटेंस देखिए कितना आ रही है, बहुत कम आ रही है, जो कि यूजलेस हो सकती है। तो देखो होता है फार्मूला 4πε0 इंटू आर, यही होता है ना। तो इससे हमको क्या मिल जाता है, वैल्यू मिलेगी 1 के लिए। 1 के लिए क्या होता है, 1 मीटर अगर 1 आर की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं तो हमको मिलता है 1.1 इंटू 10⁻⁴ माइक्रोफैरड, जो कि यूजलेस हो सकती है हमारे डिवाइस में। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड इस तरह के लगे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हो कि ये ड्रॉबैक है। दूसरा इसका क्या है, एनर्जी बाउंडेड नहीं होती। एनर्जी बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ प्लस चार्ज कोई रखा है, देखिए तो क्या होगा, स्फीयर के फॉर्म में है, तो अगर मान लीजिए स्फीयर पे चार्ज है तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकली रहेगी, इसकी हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो ऐसे ही घूमती रहेंगी। अब यहाँ पर कोई प्लस चार्ज आ गया तो इसको क्या करेगा, इसको ठेलना शुरू कर देगा, यहाँ माइनस चार्ज आ गया तो इसको खींचना शुरू कर देगा, तो इससे क्या होगा, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। ये कह सकते हो कि ये चार्ज का क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, या बेसिक था इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, देखिए अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने बोला आपको दिख रहा है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें होता क्या है, देखिए एक हम रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिए। अब ये ना कहिएगा कि
रेक्टेंगुलर ही होगी, क्योंकि पैरेलल में होना चाहिए। वो स्फेरिकल प्लेट भी हो सकती है, ठीक है, वो स्फेरिकल प्लेट भी हो सकती है। क्लियर? हमने मान लिया कि कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, जो एक दूसरे के स्मॉल d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। इस पे चार्ज प्लस क्यू रखा है, इस पे चार्ज माइनस क्यू रखा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसका जो एजम्पशन होता है, पहला एजम्पशन है इसका कि D जो होगा, D का मतलब स्मॉल d मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होंगे, वेरी 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 स्मॉल इन कंपेयर टू दैट एरिया। और दूसरी चीज और है कि A1 और A2 दोनों हमारे बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल। ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फिनिटी प्लेट। इन्फिनिटी प्लेट का मतलब हुआ कि अगर ये प्लेट है और ये प्लेट है, थोड़ा छोटी हो गई प्लेट हम बनाने, ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, उसके बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल, ये बना हुआ है कि दिखे आपको, लेकिन ये डी जो है बहुत छोटा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लें 0.1 डिस्टेंस है ये, और एरिया इसका क्या है, एरिया मान लेते हैं इस प्लेट का 100 मान लेते हैं। तो इसके 100 के कंपेयर में 0.1 क्या है, नगण्य वैल्यू है, मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू है। और एरिया ऑफ द प्लेट क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इन्फिनिटली लार्ज है। तो ये यहाँ पर इन्फिनिटी जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब रिलेटिव इन्फिनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता सकते हैं, अगर एक मक्खी बैठी हो बहुत बड़े किसी, मान लो 100 स्क्वायर फुट के किसी फील्ड पे बैठी हो, तो मक्खी के लिए, उस मक्खी या फ्लाई के लिए जो फील्ड होगी इन्फिनिटी की तरह होगी कि नहीं, वो चाहे जहां तक देखेगी फील्ड को। ठीक है, उसी तरह से इस एरिया के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 लगभग होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, समझ में आई बात? और दूसरा एजम्पशन क्या माना है, जो बता चुके हैं, दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया शुड बी सेम। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से आगे हटते हैं हम लोग। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V होता है। हमको पता है चार्ज अपॉन डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है। अभी हम लोगों ने देखिए, एक पर प्लस चार्ज रखा है, एक पे माइनस चार्ज रखा है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ था, पैरेलल प्लेट सरफेस के बारे में, शीट के बारे में पढ़ा था। जब इसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस था, तब हमने पढ़ा था कि एक साइड जिसमें माइनस था उसमें क्या था, उसमें इसमें भी प्लस था, तो डायरेक्शन दोनों की क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी। लेकिन अगर ये एक प्लस है एक माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। देखो, इस प्लेट की वजह से, पहले प्लेट की वजह से, फिर से क्लियर कर देते हैं, पहले प्लेट की वजह से प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, और दूसरी प्लेट माइनस ऑलरेडी है तो प्लस से माइनस की तरफ दूसरा वाला भी जाएगा, यानी ये है E2। क्लियर? E1 E2, E1 E2 का डायरेक्शन सेम है। अब देखिए इसमें कि हमारा E1 की वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक वैल्यू याद रखिएगा, सिग्मा का मतलब होता है डेंसिटी, इक्वल टू होता है, अगर एरिया की यहाँ बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। ये बार बार बताने की जय हो आदर भाई। ठीक है। E1 इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 पाई, सिग्मा का वैल्यू लिख देंगे Q बाई, या तो पहले आप इसको कैलकुलेट ही कर लीजिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट चार्ज क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, बस वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q बाई ये जो यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सिग्मा वैल्यू जो है Q बाई ये, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ जाएगा Q बाई ए। अब एक फार्मूला आपने पहले पढ़ा था, हमको निकालना क्या है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है, कैपेसिटेंस, टोटल हमको ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ चुका था, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था ना, इंटू डी आर।
तो डी आर की जगह पर यहाँ पर क्या है, डी है। तो देखो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में होता है ये, तो यहाँ पर एक प्लेट माइनस में एक प्लस में है, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस फार्मूले में भी होता है, माइनस होगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस में हो जाएगा। ई नेट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि हमको मिल गया इसकी वैल्यू, वी की वैल्यू। जब डेल्टा वी की जैसे ही वैल्यू मिलेगी, उठा के हम इसमें पुट कर देंगे कैपेसिटेंस वाले फार्मूले में, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। यहाँ जैसे पुट करेंगे क्यू से क्यू गया और एस फोर्थ नंबर पे, इसलिए ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी हमको ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ओके क्लियर। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हियर वी सी दैट, यहां से हम क्या देखते हैं कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना D छोटा होगा ए के कंपेरिजन में, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कह सकते हो आप कि C डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस एंड द मीडियम। क्लियर। आप लोग इतनी देर में ज्वाइन करते हो कि 15 मिनट के बाद तो स्टार्ट किए हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसपे पहले वाले प्लेट पे पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे वाले पे माइनस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। ठीक है, चार्ज तो एक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, जब लेंथ और ब्रेथ एल एंड डी दिया है, तो फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली को एप्सिलॉन डी अपॉन एप्सिलॉन बाई डी ए ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। एरिया किसका कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप है, एल लेंथ टू ब्रेथ अपॉन डिस्टेंस एक्स है, यही आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि एक ये स्पेरिकल शेप का होता ये, तो क्या होता, सी इक्वल टू हो जाता 4 पाई, सॉरी 4 पाई नहीं होगा, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, वो स्पीयर की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्पेरिकल, स्पेरिकल नहीं सॉरी, किस शेप में होगा आप बताइए। ये प्लेट की तरह हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला वही रहेगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट। उसी तरह सेम होगा, देखिए जो अभी हमने बता दिया है, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इसीलिए सेम रूल फॉलो होगा, सेम फार्मूला डिराइव होगा। जैसे कि अभी हमने बताया था स्पेरिकल के केस में, इसी तरह सिमिलरली है कि क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसमें माइनस क्यू चार्ज दूसरी प्लेट पर रखा है, जिनके डिस्टेंस डी क्यू है, सॉरी जिसका डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं। और इसमें से क्या करना है कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो पहले t इक्वल टू जीरो के लिए ले लेते हैं, तो t इक्वल टू जीरो के लिए टाइम इक्वल टू जीरो था, तो चार्ज जीरो था और पोटेंशियल भी जीरो था, लेकिन कैपेसिटेंस क्या था, c था। अगर टाइम t होता है तो टाइम t पे मान लिया कि q चार्ज, स्मॉल q चार्ज स्टोर हो गया, कैपेसिटेंस अभी भी c ही है। ठीक है, तो जब टी चार्ज की लिए हम बात करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ये फाइनल पोजीशन होता है जब टी इन्फिनिटी हो, यानी टाइम पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा चार्ज जितना है आ जाए उस पर, कैपेसिटेंस तब भी उतना ही रहेगा और पोटेंशियल बदल जाएगा, पोटेंशियल क्योंकि चार्ज जितना बढ़ेगा उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग स्टडी करेंगे, इफ टाइम टी इक्वल टू स्मॉल टी। ठीक है, तो देखो उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली, डेल्टा यू डी इक्वल टू डी एक्सटर्नल अपॉन डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन डी क्यू, यहाँ से डी डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालेंगे, बी इंटू डी क्यू आ जाएगा, और बी की वैल्यू हमको पता है क्यू बाई सी होता है, टी इक्वल टू टी के केस में ले रहे हैं, याद रखिएगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालेंगे हम, और इसके बाद इसको डी क्यू को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा, जीरो से क्यू चार्ज के लिए इंटीग्रेट किया, तो यहाँ कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, और यहाँ से क्यू डी क्यू आ गया, फिर उसी तरीके से सेम वही टर्म आएगा
और फाइनल वैल्यू ये मिलेगी। और ये यही क्या, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी कैन राइट q square by 2c which is same as the potential energy in spherical। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब आते हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है, थैंक यू।